नमस्ते भी सभी को। फिजिक्स मीटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज यूनिट 3 रहने वाली है। वन शॉट ये आपका रहने वाला है। बहुत ही कम टाइम के अंदर बढ़िया अच्छे से आपको याद होने वाला है। तो देखिए, यहाँ से विद्युत धारा के प्रकार से सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो उसमें पूछ सकते हैं आपको स्थायी धारा किसे कहते हैं, अस्थायी धारा किसे कहते हैं। ये रिक्त स्थान वाली पूर्ति के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, स्थायी धारा किसे कहते हैं, दिष्ट धारा, इसको ही बोलते हैं दिष्ट धारा। सभी को पता है भी, ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित ना हो उसे क्या कहेंगे बच्चों, समय के साथ क्या ना हो, परिवर्तित ना हो, तथा जो एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती है उसे स्थायी धारा या दिष्ट धारा कहते हैं। और अस्थायी धारा क्या हो जाएगी, जो समय के साथ में परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं, अस्थायी धारा कहते हैं भी। चलिए आगे, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, यानी कि वह धारा जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती तथा नियत समय अंतराल के बाद क्या होता है, दिशा विपरीत तो हो जाती है, ऐसी धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इस प्रकार की धारा किसी कुंडली को कोणीय वेग, समांगी चुंबकीय क्षेत्र के घुमाने से अथवा इलेक्ट्रॉनिक दोलित्रों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा के स्रोतों को, यानी प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल होता है बच्चों इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, से दर्शाया जाता है। तरंग प्रारूप के अनुसार यह धारा अनेक प्रकार की हो सकती है। त्रिकोण हो सकती है, त्रिकोण यानी इस तरीके से, देखिए ये त्रिकोण वाली हो सकती है। और क्या हो सकता है अभी, इसके अंदर वर्गाकार हो सकती है, स्क्वायर, आप समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से चलती है अभी। आगे क्या हो सकती है, जटिल में हो सकती है। जटिल में इस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका, ये नहीं पूछेंगे, कोई भी नहीं पूछेगा। ज्यावक्रीय इस तरीके से नहीं पूछने वाला। इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा घनत्व क्या होता है अभी विद्युत धारा घनत्व, यानी किसी सुचालक के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाला धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। आपने जैसे पढ़ा होगा, आप पता ही आपको घनत्व वैसे क्या होता है, यानी किसी सुचालक के एकांक क्षेत्र से, किसी भी सुचालक के एकांक क्षेत्र से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या कहलाता है बच्चों, धारा घनत्व कहलाता है। इसे जे वेक्टर से दर्शाते हैं। यदि किसी चालक का अल्पांश क्षेत्र डेल्टा एस है, अभिलंबवत विद्युत धारा का मान डेल्टा आई प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा घनत्व होता है बच्चों जे वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आई बटा डेल्टा एस। और ये आ गया डॉट एन कैप। एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को बताता है, जो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद में देखिए भी, अल्पांश क्षेत्र ds से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा हम क्या लिख देंगे, di इज इक्वल टू जे डॉट ds। संपूर्ण पृष्ठ के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो प्रवाहित होने वाली धारा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट ds, जहाँ पे जे क्या है, धारा घनत्व है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या इसे ही बोलते हैं स्वतंत्र समीकरण। आवेश संरक्षण का सिद्धांत इसे ही बोलते हैं स्वतंत्र समीकरण, जिसकी जो फॉर्म होती है नेबुला डॉट जे प्लस डी रो अपॉन क्या होती है बच्चों, डी टी बराबर होती है 0। ये होती है, इसको ही बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत या स्वतंत्र समीकरण, जो हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए हमने माना कि यदि किसी आयतन को बद्ध करने वाली, बद्ध मतलब परिबद्ध, आप समझ रहे होंगे, यदि किसी आयतन को बद्ध करने वाले पृष्ठ से होकर जाने वाले आवेश की मात्रा 0 हो, तो समय के अनुसार उस आयतन में आवेश घनत्व इस प्रकार परिवर्तित होता है कि किसी विशिष्ट आयतन अल्पांश में आवेश वृद्धि की दर उस आयतन अल्पांश से बाह्य प्रवाहित आवेश की दर के तुल्य हो। अर्थात किसी वियुक्त निकाय में आवेश सदैव क्या रहता है बच्चों, संरक्षित रहता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक क्षेत्रफल, बद्ध क्षेत्रफल है, बाउंडेड एरिया, इसके अंदर कोई भी एक क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश है, ठीक है, वो हमने मान लिया ds, और यहाँ से कोई ना कोई हमने मान लिया कि जे वेक्टर यहाँ पे धारा घनत्व है, और इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप है। यदि अल्पांश ds के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे वेक्टर हो, तो इस अल्पांश से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा बच्चों, अल्पांश की बात हो रही है, तो di इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ds, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा और आ जाएगा i इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ds। यदि आयतन v में कुल आवेश की मात्रा क्या हो, q हो,
तो प्रवाहित धारा क्या होती है सभी को पता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होती है। तो उपरोक्त समीकरण से जे यानी यहाँ पे आई की वैल्यू रख देंगे और कुछ नहीं किया, यहाँ पे आई की वैल्यू रखनी है, बस कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल है, आ जाएगा। अब देखिए कुल आयतन V में उपस्थित आवेश Q तथा आयतन आवेश घनत्व रो हो तो हम क्या लिख सकते हैं, सभी को पता है Q इज इक्वल टू रो dV होता है। तो J वेक्टर डॉट ds बराबर डी क्यू अपॉन dt था ना, वहाँ पे Q की वैल्यू रखी है, यहाँ पे क्या था, डी क्यू अपॉन dt था, तो Q की वैल्यू रखी है, Q की वैल्यू ये रही, बस और कुछ नहीं किया, वैल्यू रख दी। यहाँ पे J वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू डी रो अपॉन dt, dV आ गया, यहाँ पे dV आ गया। अब देखिए S से किस में चेंज हो रहा है, V में यानी वॉल्यूम में। तो कौन सी प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय होती है, सभी को पता होना चाहिए। तो J वेक्टर डॉट ds को हम लिख सकते हैं नेबुला डॉट J dV। अगर नहीं पता है गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है तो करवाया हुआ है भी इसी चैनल पे, देख लेना, और इम्पोर्टेंट भी है ये। अब देखिए ये देखिए J डॉट, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दोनों को बराबर रख दिया, बराबर रख दिया यहाँ से, तो dV से dV कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और या कैंसिल आउट ना करें तो क्या होता है, अभी I इज इक्वल टू होता है माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, ये आपको पता है आवेश में कमी को दर्शाता है ये माइनस। तो यहाँ पे नेबुला डॉट J प्लस डी रो अपॉन डी टी, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा डी रो अपॉन डी टी, और dV आ जाएगा बराबर 0 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नेबुला डॉट J प्लस डी रो अपॉन डी टी बराबर 0, इसे ही बोलते हैं क्या, आवेश त्रिक्षण का सिद्धांत या स्वतंत्र समीकरण। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ रही होगी। ये एक टॉपिक और हो गया कंप्लीट। अब देखिए यदि किन्हीं दो क्रमागत परिच्छेदों में प्रवाहित धारा का मान क्या है, एक समान है, तो परिच्छेदों के मध्य किसी भी बिंदु पर आवेश का एकत्रीकरण नहीं होता, तो धारा क्या कहलाती है बच्चों, स्थायी धारा कहलाती है। इस अवस्था में डी रो अपॉन डी टी का मान क्या होता है, 0 होता है। स्थायी धारा के लिए डी रो अपॉन डी टी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो नेबुला डॉट J इज इक्वल टू 0, यह स्थायी विद्युत धारा के लिए प्रतिबंध है एक, ठीक है ना। अब देखिए भी प्रतिरोध R, संधारित्र C, परिपथ का क्षणिक व्यवहार अपने को देखना है। और यहाँ पे एक सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे भी, प्रतिरोध R, संधारित्र C तथा कुंजी को एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, विद्युत वाहक बल यानी बैटरी E से जोड़ते हैं। तो कुंजी के द्वारा बैटरी RC संयोजन से संबंध स्थापित करने पर संधारित्र का क्या होता है बच्चों, आवेशन। यहाँ पे देखो क्या लगाना है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, संधारित्र लगा दिया और एक बैटरी जोड़ दी यहाँ पे, ठीक है। ये अपना सर्किट बन गया। और ये ऊपर है ना एक कुंजी जोड़ दी, मोर्स कुंजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि चित्र में दर्शाए अनुसार जब एक प्रतिरोध R, संधारित्र C तथा कुंजी के को श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल बैटरी E से जोड़ते हैं, तो कुंजी के द्वारा बैटरी RC संयोजन से संबंध स्थापित करने पर संधारित्र का क्या होता है बच्चों, आवेशन होता है। यानी RC यहाँ से क्या करेंगे, इसको बैटरी को यहाँ से जोड़ देंगे, तो सबसे पहले जो चार्ज आएगा बैटरी से वो संधारित्र की प्लेटों पे उपस्थित हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा फिर, इसमें क्या होगा, यानी यहाँ पे संधारित्र का आवेशन होता है तथा कुंजी को दबाकर हम क्या कर देते हैं, RC को लघुपतित करते हैं, संधारित्र का निरावेशन हो जाता है। और लघुपतित का मतलब है कि इसको बैटरी से हटा देते हैं, तो ये C है ना, ये C जो चार्ज है अपना वो आगे ट्रांसफर कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पे निरावेशन भी हो जाता है। दोनों जो प्रक्रम होंगे ये आवेशन और निरावेशन ये समय पर निर्भर करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संधारित्र का आवेशन। इसमें क्या होगा कि आवेशन के समय प्रतिरोध यानी R, संधारित्र C, बैटरी E को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और क्षणिक समय के लिए धारा बहती है जो प्रतिरोध R में से होकर संधारित्र का आवेशन करती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई क्या रे। अब इसके बाद में देखिए, माना किसी समय t पर परिपथ में धारा I बह रही है, संधारित्र C पर आवेश हमने मान लिया कि जो चार्ज हुआ वो हो गया कैपिटल Q चार्ज, उसमें ले ली इसने। संधारित्र के आवेशन से विभवांतर कितना होता है, सभी को पता है। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होता है बच्चों, Q/C उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अतः किसी समय प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, VR इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे बैटरी के सिरों पर माइनस में आ जाएगा Q/C, ठीक है। और वैसे VR इज इक्वल टू क्या होता है अभी, IR होता है। और तो इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। तो E - Q/C इज इक्वल टू IR।
आप इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का इधर जाएगा प्लस में, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस आई आर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई अपनी। अब देखिए संधारित्र पर आवेशन, आवेश वृद्धि से विभवांतर बढ़ता है और कुछ समय पश्चात यह बैटरी के विद्युत्वाहक बल के क्या हो जाता है बच्चों, बराबर हो जाता है। इस स्थिति में संधारित्र पर आवेश हमने मान लिया क्यू नॉट है। दोबारा देखिए कि संधारित्र पर आवेश वृद्धि से जो भी उत्पन्न विभवांतर बढ़ता है और कुछ समय पश्चात यह बैटरी के विद्युत्वाहक बल के क्या हो जाता है बच्चों, बराबर हो जाता है। इस स्थिति में हमने मान लिया कि आवेश कितना है, यहाँ पे क्यू नॉट है। इस स्थिति में यानी जो आवेश है वो अगर विद्युत्वाहक बल के बराबर हो गया तो हमने मान लिया वो बराबर होने वाला आवेश है वो क्यू नॉट है, और इस स्थिति में वह विद्युत्वाहक बल के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो यही रहा विद्युत्वाहक बल इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ रही होगी। तो ये ई की वैल्यू ये है, तो आगे यहाँ पे ई की वैल्यू रखनी है। फिर समीकरण नंबर 1 में कितनी है वो क्यू नॉट अपॉन सी है, तो ये वैल्यू रख देंगे इसमें। तो ये वैल्यू रख दी भी, ई की जगह आ गया क्यू नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस आई आर हो गया। और सभी को पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो क्यू नॉट अपॉन सी बराबर क्यू अपॉन सी प्लस यहाँ पे आर आ गया, और आर डी थीटा अपॉन सॉरी आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू, कितना होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, आर डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ से 1 अपॉन सी कॉमन और इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 1 अपॉन सी क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू आर डी क्यू अपॉन डी टी। 1 अपॉन सी बाहर आ गया और इधर क्या लिख देंगे, फिर यहाँ से इसको इस तरीके से लिख देंगे भी, आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन आर ये इधर जाएगा डी टी, यानी इसको पक्षांतरण करने पर ये लिख दिया। कहने का मतलब ये है, सभी को बात समझ आ रही होगी। और इसका क्या कर दिया, अभी इंटीग्रेशन कर दिया, पक्षांतरण करके इंटीग्रेशन कर दिया। तो सभी को पता है ये आ जाएगा डी टी का हो जाएगा टी अपॉन आर सी, और इधर जाएगा तो ये लोग में बनता ही है, सभी को पता है। और कांस्टेंट आ जाएगा ए। इस कांस्टेंट यहाँ पे क्या है भी, समाकलन नियतांक है ये। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले किसी भी कांस्टेंट का मान ज्ञात करने के लिए हम कंडीशन प्रारंभ में देखते हैं। तो प्रारंभ में माना t बराबर 0 पर आवेश की मात्रा कितनी है, फिर 0 ही है तो a, ठीक है। तो 0 बटे आर सी लॉग क्यू नॉट माइनस 0 प्लस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग क्यू नॉट आ जाएगी। और ये जो a की वैल्यू है ये यहाँ पे रख देंगे। रखने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 3 से टी अपॉन आर सी बराबर लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट, टी अपॉन आर सी बराबर लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू नॉट। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए माइनस बी की, लॉग ए अपॉन बी। यहाँ पे एंटी लॉन्ग ले लेंगे भी, ई की पावर में चला जाएगा ये, ई की पावर टी अपॉन आर सी क्यू नॉट माइनस क्यू बटे क्यू नॉट। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्यू नॉट को अलग अलग डिवाइडेशन कर देंगे भी, अलग अलग डिवाइडेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी, यहाँ पे एक बन जाएगा क्यू अपॉन क्यू नॉट, और क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी। ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगी, और ये उत्पन्न जो आवेश है वो आ जाएगा। यह संधारित्र पर क्या है, यह समीकरण संधारित्र पर आवेश की चरघनता की वृद्धि को दर्शाता है भी, ठीक है। ये हो गया अपना आवेशन। और यहाँ पे अब क्या निकालना है, यहाँ पे अब क्या निकालना है भी, यहाँ पे अब क्या निकालना है, समय नियतांक या कलांक निकालना है। यहाँ पे समय नियतांक या कलांक निकालना है यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 4 से देखेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 4 से यहाँ पे टी की वैल्यू क्या रखें कि मैक्सिमम हो जाए, तो टी की वैल्यू आर सी रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी q इज इक्वल टू क्या बचेगी, ये आपको याद रखना है, q इज इक्वल टू 0.63 क्यू नॉट, ये बचेगी आपको, ठीक है ना। तो अतः जितने समय में संधारित्र के आवेश का मान 0 से बढ़कर अधिकतम आवेश का मान क्यू नॉट तक हो जाता है, वह समय क्या कहलाता है, समय नियतांक कहलाता है। इसके साथ हमें धाराक्षय देखना है। तो धाराक्षय क्या होता है, भी संधारित्र को आवेशित करते समय आरसी परिपथ में धारा चरघनता के रूप से घटती है। नियतांक आरसी के बराबर समय में धारा का जो अधिकतम मान है वो आई नोट का कितना हो जाता है, 1/ई नोट का मान 37% तक रह जाता है। धाराक्षय में भी ये मान रख लेना और समय नियतांक में ये मान रख लेना, दोनों मान आपको याद रख ले। अब देखिए संधारित्र का निरावेशन। संधारित्र के निरावेशन में, आवेशन में क्या था भी, ये आर और सी है, ये बैटरी से जोड़ दिया था, ठीक है। अब निरावेशन में क्या होता है कि डायग्राम तो वही है। तो जब संधारित्र सी में अधिकतम आवेश क्यू नॉट एकत्रित हो जाता है, तब कुंजी के को दबाने पर बैटरी आर सी परिपथ से अलग हो जाती है और संधारित्र
का आवेशन आर से होना प्रारंभ हो जाता है, यानी ये बैटरी हट गई तो ये संधारित्र सी पे जो भी चार्ज है ये प्रतिरोध में आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, और आवेशन धीरे धीरे धारा का मान है वो घटने लग जाता है। और आवेशन की स्थिति में निरावेशन अनावेशन की स्थिति में क्या हो जाता है, अभी अनावेशन की स्थिति में ई बराबर क्या होता है 0, क्योंकि बैटरी तो कोई चार्ज दे ही नहीं रही, तो और वही आ जाएगा फिर Q अपॉन सी प्लस आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी होता है, तो Q अपॉन सी प्लस डी क्यू अपॉन डी टी आर बराबर होता है 0। इसके बाद में क्या होगा फिर आर डी क्यू अपॉन डी टी बराबर माइनस क्यू अपॉन सी, और डी क्यू अपॉन डी टी बराबर माइनस क्यू अपॉन आर सी हो जाएगा। यहाँ पे इसका पक्षांतरण कर देंगे डी क्यू अपॉन क्यू माइनस डी टी अपॉन आर सी, समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log क्यू नॉट, और ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ रही है। यहाँ पे फिर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, टी बराबर 0 पर क्यू बराबर क्यू नॉट, तो log क्यू नॉट बराबर आ जाएगा के या ए, तो ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब वैल्यू रखने के बाद में क्या हो जाएगा, ये log क्यू माइनस log क्यू नॉट बराबर माइनस टी अपॉन आर सी, log क्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस टी अपॉन आर सी, क्यू अपॉन क्यू नॉट ये इधर एंटी लॉग ले लेंगे, और फाइनल समीकरण अपनी ये आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 संधारित्र के आवेशन की स्थिति के समय के सापेक्ष आवेश की चरगणना के रूप से क्या है भी क्षय को प्रदर्शित करता है। इसका समय नियतांक ज्ञात कर लेंगे। समय नियतांक ज्ञात करने के लिए टी अपॉन आर सी, टी बराबर 1 आर सी की वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। वैल्यू आएगी 0.37 क्यू नॉट। अर्थात जितने समय में संधारित्र से अधिकतम आवेश का 63% या 0.63 भाग कम हो जाए समय नियतांक कहलाता है, अथवा जितने समय में संधारित्र पर आवेश घटकर प्रारंभिक मान का 0.37 भाग शेष रह जाता है उसका समय नियतांक कहलाता है भी। ये इसका क्या हो जाएगा डायग्राम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, और ये क्यू नॉट निरावेशन और ये आवेशन, ठीक है। इसके बाद में धारा अच्छा देखना है। संधारित्र के आवेशन की स्थिति में परिपथ में धारा विपरीत दिशा में अनावेशन के समय प्रवाहित होती है तथा इसका मान चरघातांकी की रूप से घटता है जब तक कि संधारित्र पर आवेश का मान क्या ना हो जाए बच्चों, शून्य ना हो जाए, ठीक है। ये हो गया आरसी परिपथ का। अब देखना है अपने को एलआर परिपथ का। अब किसका देखना है, एलआर परिपथ का देखना है भी। एलआर मतलब कुंडली और प्रतिरोध। तो इसमें यही देखना है कि एक एल लगा ली और एक आर लगा ली और एक बैटरी लगा ली, विद्युत वाहक बल से जोड़ दिया इसको। तो क्या करना है, विचित्र के अनुसार एक प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व तो एल तथा मोर्स कुंजी के को श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल बैटरी ई से जोड़ देते हैं, ठीक है। मोर्स कुंजी के का ए से संबंध स्थापित करने पर आर एल परिपथ में धारा क्या होगी भी, वृद्धि होगी, क्योंकि ए से करेंगे तो ये बैटरी से जुड़ेगा तो धारा में वृद्धि होनी है। और के को बी से जोड़ने पर धारा क्या होगी, क्षय होगी, क्योंकि बैटरी से हट जाती है। तो बी में जो भी अपने पास में कुंडली में जो भी चार्ज हुआ था वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों जो एल आर परिपथ प्रक्रम है ये समय पर डिपेंड करेंगे। और पहले धारावृद्धि देख लेते हैं। के को ए से जोड़ने पर प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व एल तथा बैटरी ई श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं और परिपथ में धारा आई का मान शून्य से अधिकतम मान लेते हैं, आई नोट हो जाता है। यदि किसी धारा का मान आई हो तो प्रत्येक कुंडली में 100 प्रेरण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अतः क्या होता है अभी ये विद्युत वाहक बल ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी और बराबर आर आई, दोनों यानी पोटेंशियल की वैल्यू है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। जब परिपथ में धारा वृद्धि समाप्त हो जाती है तब क्या होता है अभी, धारा वृद्धि समाप्त हो जाए, धारा में चेंज क्या हो जाएगा 0, तो डी आई अपॉन डी टी बराबर 0, आई बराबर क्या मान लेते हैं, आई नोट है। तो ये दोनों वैल्यू रख देंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई नोट प्लस में ये हो जाएगा 0, तो ई बराबर आ जाएगा आर आई नोट। और ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, आर आई नोट इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, आर आई नोट माइनस आर आई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी, ये इधर भेज देंगे भाई। तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आर कॉमन आ जाएगा, आई नोट माइनस आई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे भी। उम्मीद करता हूँ बातें समझ आ रही है आपकी। आर अपॉन एल डी टी, यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए आर अपॉन एल और डी टी का हो जाएगा, टी कॉन्स्टेंट आएगा ए, इधर log आई नॉट माइनस आई। प्रारंभ में यहाँ पे क्या कर लेंगे भी, वैल्यू निकाल लेंगे ए की, तो एल बराबर 0 तो आई बराबर आई 0, यहाँ पे log आई नॉट क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये वैल्यू रख देंगे, इधर वैल्यू रख देंगे तो भी ये टर्म आ जाएगी, log आई नॉट माइनस आई बराबर आर अपॉन एल टी प्लस log आई नॉट माइनस आई माइनस log आई नॉट बराबर आर अपॉन एल टी।
और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, और ये आ जाएगा। यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे भाई, और कुछ नहीं किया। आई नॉट माइनस आई इधर, ये आई इधर आ जाएगा, बस कुछ नहीं किया। ये समीकरण आ जाएगी अपनी फाइनली। उम्मीद करता हूँ बातें समझ आ रही है। यह समीकरण प्रेरक कुंडली को धारा में चरगदा की वृद्धि को दर्शाता है भी। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं तो कहूँगा मोस्ट ये आ गया 2026 में, और सेक्शन सी का प्रश्न है ये, सेक्शन सी का प्रश्न है ये। ठीक है ना, LCR परिपथ में, LCR में क्या होगा अभी, L C और R इन तीनों को श्रेणी क्रम में बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चित्रानुसार प्रेरक तो L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तथा ए व बी मोर्स कुंजी को श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल बैटरी E से जोड़ देते हैं। मोर्स कुंजी में ए को संबंध स्थापित करने पर LCR परिपथ में धारा वृद्धि होगी तथा संधारित्र का आवेशन होगा, जिससे अवमंदित अस्थायी धारा परिपथ में प्रवाहित होगी। मोर्स कुंजी में बी से संबंध स्थापित करने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा भाई, 6 होगा। ये सभी को पता ही है, क्योंकि ये देखिए ए से जोड़ेंगे तो बैटरी से जुड़ेगा और बी से जोड़ेंगे तो बैटरी से हट जाएगा, तो जो भी चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज होने लग जाता है। ठीक है, तो 6 होगा तथा संधारित्र का निरावेशन होता है, जिससे पुनः अवमंदित अस्थायी धारा परिपथ में प्रवाहित होती है। ये दोनों धाराएं अस्थायी होती है तथा समय पर निर्भर करती है। अब इसका समय पर निर्भर करेगी तो एक बार आवेशन होगा और एक बार निरावेशन होगा। तो LCR परिपथ का बैटरी द्वारा आवेशन देख लेते हैं। तो संधारित्र C आवेशन के समय प्रेरक तो L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में बैटरी से जुड़े होते हैं, और क्षणिक समय के लिए परिपथ में धारा I बहती है, जिससे प्रेरक कुंडली में 100 प्रेरकत्व से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता था। नेट विभवांतर क्या होगा अभी सभी को पता ही है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, -LdI/dt। प्रतिरोध पर विभव फलन क्या होता है, V बराबर IR होता है। संधारित्र पर विभव फलन क्या होता है, V बराबर Q/C होता है, और इसके योग के बराबर होगा। तो ये बैटरी E इक्वल टू IR प्लस, यानी ये होता है प्रतिरोध के लिए प्लस में ये कोयल के लिए और ये संधारित्र के लिए, तीनों को क्या कर दिया हमने, योग कर दिया। योग करेंगे तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, क्या I बराबर होता है dQ/dt, dI/dt क्या हो जाएगा, d² Q/dt²। ये सारी की सारी यहाँ पे रख देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे E बराबर E है तो I की जगह dQ/dt, R की जगह R आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, L की जगह L आ जाएगा। dI/dt की वैल्यू ये रही, d² Q/dt², प्लस की जगह प्लस Q/C बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें क्या देंगे, L का भाग दे देंगे। अभी किसका भाग दे देंगे, इसमें L का भाग दे देंगे तो E/L आ जाएगा। यहाँ पे dQ/dt और R/L आ जाएगा, प्लस का प्लस L/L, d² Q/dt² प्लस Q/LC बराबर 0। अब देखिए आवृत्ति देखेंगे, R/L इक्वल टू 2R, ये भी फ्रिक्वेंसी होती है। ω0² बराबर क्या होती है, 1/LC। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो E/L dQ/dt 2R प्लस d² Q/dt² प्लस ω0² Q इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसको समीकरण लिखेंगे अच्छे तरीके से, d² Q/dt² ये आगे लिख दिया, फिर प्लस में 2R dQ/dt प्लस ω0² Q माइनस E/L बराबर 0, d² Q/dt² प्लस 2R dQ/dt प्लस ω0² यहाँ पे कॉमन ले लिया, Q माइनस E/ω0² L आ जाएगा। ω0² बराबर क्या होता है, 1/LC होता है। तो इसका उपयोग करके यहाँ पे आगे लिख देंगे इसको, d² Q/dt² प्लस 2R dQ/dt प्लस ω0² Q माइनस क्या आ जाएगा, फिर E और C आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E/C। ठीक है, अब माना Q माइनस C बराबर क्या है, x है, तो dQ/dt बराबर क्या हो जाएगा, dx/dt, d² Q/dt² बराबर क्या हो जाएगा, d² x/dt²। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी भी। इस समीकरण का क्या करना है भी, हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने के लिए हमने पिछले साल क्या किया था, पिछले सेमेस्टर में ऑसिलेशन वाले चैप्टर में AC एक टर्म आई थी, तो इसको इस तरीके से ही सोल्व किया था। माना x इक्वल टू e⁴ तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, e⁴ अल्फा t की करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा। फिर यहाँ पे यानी एक बार तो x की वैल्यू तो हमने मान ली, क्या किया अभी, x की वैल्यू तो हमने मान ली। ठीक है, क्या किया अभी, x की वैल्यू तो हमने क्या किया है, मान ली है, ये रखा, ये x की वैल्यू हमने मान ली। अब हमें dx/dt की वैल्यू चाहिए, d² x/dt² की वैल्यू चाहिए। तो ये x इक्वल टू हमने मान लिया कितना होता है, e⁴ होता है। तो dx/dt बराबर क्या होगा, e⁴x का e⁴x e⁴ d² Q/, यहाँ पे निकाल लेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप समझ रहे हो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
समझ रहे हो, इजी स्टेप है, इजी लैंग्वेज है, मेरे खुद के नोट्स है ये, ठीक है। तो आगे देखिए, अब ये जो वैल्यू आई इन सभी में रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे ई स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी अल्फा स्क्वायर प्लस में 2r अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी बराबर 0। इसमें क्या आ जाएगा, ई की पावर अल्फा टी कॉमन आ जाएगा और कुछ नहीं किया, ई की पावर इसमें अल्फा टी बराबर कॉमन लिया है और ई की पावर अल्फा टी को 0 में भेज दिया। ये समीकरण आ गई अपनी। इसको द्विघाती सूत्र से इसको सोल्व किया। द्विघाती सूत्र क्या होता है अभी, x इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। यानी a की जगह 1 है, b की जगह 2r है, c की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ये वैल्यू रखी है और इसमें लगाया। इसके अल्फा के 2 मान प्राप्त होंगे और कुछ नहीं किया। अल्फा इज इक्वल टू माइनस, इसको सोल्व किया है बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब देखिए, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2। तो इसके दो समीकरण, ये इसके 2 मान प्राप्त होते हैं, इसलिए इस समीकरण को हल हो जाएगा। फिर 2 मान के लिए x इज इक्वल टू ए की पावर ई की पावर ए और b लेने पड़ेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, नियतांक है। तो इसकी समीकरण बनेगी x इज इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा 1t प्लस बी ई की पावर अल्फा 2t। यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ ए और बी 2 नियतांक है जिसके मान निम्न प्रतिबंधों से हमें ज्ञात करने होंगे। तो एक तो हमने जो वैल्यू रखी थी क्यू की, ये जो वैल्यू रख देंगे भी, एक्स की वैल्यू क्या है, क्या मानी थी, ई की क्यू माइनस ई सी बराबर ए की पावर अल्फा 1t प्लस बी ई की पावर अल्फा 2t। तो ये इधर भेज देंगे, माइनस ई सी है, ये प्लस इसमें ई सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगाने पड़ेंगे अपने को, परिसीमा प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने पर स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाती है। संधारित्र में अस्थायी आवेश के लिए क्या होता है, क्यू नॉट बराबर ई सी होता है। आवेश प्रतिबंध टी बराबर 0 पर क्यू बराबर क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो समीकरण नंबर 3 से डायरेक्ट लिखेंगे। समीकरण नंबर 3 से ये रहा, ये लिखेंगे। तो 0 बराबर ई सी प्लस ए ई की पावर अल्फा 1 0 और बी ई की पावर अल्फा 2 0 और ई सी बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट, ठीक है, क्योंकि इसी की वैल्यू क्या होती है, माइनस क्यू नॉट होती है। ये समीकरण हमारे आ जाएगी। समीकरण नंबर 3 लगाएंगे, धारा प्रतिबंध। समीकरण नंबर 3 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये समय के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे बच्चों, अवकलन कर देंगे समीकरण नंबर 3 का। समीकरण नंबर 3 का अवकलन करना आता होगा सभी को, ठीक है। समीकरण नंबर 3 का अवकलन करना आता होगा अभी सभी को। ए ई की पावर अल्फा 1t प्लस बी ई की पावर अल्फा 2t। तो ई सी को छोड़ देंगे, बी क्यू इज इक्वल टू ई सी प्लस में ए ई की पावर x का e की पावर x होगा प्लस में बी ई की पावर इसका कर देंगे, ठीक है, कर दिया। तो ए ई की पावर इसका कर देंगे, फिर क्या करेंगे भी, इसका x, जैसे e की पावर एक्स टी है तो e की पावर एक्स टी का e की पावर एक्स टी आ जाएगा और एक्स टी का क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्या, अब क्या करेंगे, t बराबर 0 पर समय धारा बराबर 0 होती है, तो इसमें ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अभी ये वैल्यू आ जाएगी और कुछ नहीं किया। जहाँ पे t बराबर 0 है तो ये बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा। अरे इसकी वैल्यू 0 है तो ये तो हो जाएगा ना, e की पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो बचेगा। इसी तरीके से ये 1 हो जाएगा तो ये तो बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कुछ नहीं किया, सोल्व किया बस, इसको ये आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिया a और b को, और माइनस आर कॉमन आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा और इसमें से कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस बी। और क्या किया है अभी, इसमें भी कॉमन लिया है, ये कॉमन ले लिया और ये बचेगा a माइनस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू होती है क्यू नॉट, और इसको इस तरीके से कर लिया तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी आर क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब देखेंगे समीकरण नंबर 4 और 5 से a माइनस बी की वैल्यू आ गई और ऊपर a प्लस बी की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे भी, इसको हल करेंगे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो भी b वाला हो जाएगा तो ये 2a बचेगा और इसको इस तरीके से लिख दिया। आगे क्यू नॉट कॉमन लेके लिख दिया, इसमें क्यू नॉट कॉमन लेके लिख दिया। और यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बटे 2, और ये a की वैल्यू है, ये समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ये a की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू रख दी भी। बात समझ आ गई क्या। अब इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टर्म, ठीक है। यानी यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे,
क्योंकि बी की वैल्यू निकालेंगे, ये टर्म आ जाएगी यहाँ से, इसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया, बस कुछ नहीं किया आगे। बी बराबर क्यू नॉट अपॉन 2 1 प्लस में आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये ए और बी के मान आ गए, ए और बी के मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, जैसे पहले वो निकाल ली थे ना समीकरण नंबर 3, ये रही। यहाँ से ए की वैल्यू रख देंगे और बी की वैल्यू रख देंगे ए और बी की वैल्यू, ये और बी की वैल्यू यहाँ से रख दी भी, यहाँ से ये रही रख, और कुछ नहीं किया, बस ये आ जाए। अब केस देख लेंगे, यानी ये था अपना आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो इसमें 3 केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे? या तो आर बड़ा है, या आर बराबर है, या आर छोटा है, बस ये बातें, ये तीनों केस देखनी है अपने को। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब आर बड़ा हो ओमेगा नॉट से तो क्यू का मान क्या होगा, समय के अनुसार बढ़ता जाएगा, तो अस्थायी अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे वक्र ए, वक्र आगे बात करेंगे, ये रहा वक्र ए, ये रहा वक्र ए, ठीक है। और आर बराबर ओमेगा नॉट है तो आवेश क्या होगा, अतिशीघ्र अवस्था प्राप्त कर लेगा वक्र भी। और आर छोटा है तो इसमें दोलनीय अवमंदनीय दोलनीय परिवर्तन होता है, जैसे वक्र सी। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखिए भी इंपॉर्टेंट है एलसीआर परिपथ का निरावेशन ज्ञात करने के लिए देखिए भी क्या किया है। जब संधारित्र सी में अधिकतम आवेश क्यू नॉट एकत्रित हो जाता है तो ई, यानी यहाँ पे संधारित्र पे अधिकतम आवेश क्यू नॉट हो गया, हमने मान लिया कि चार्ज हो गया ये। अब क्या करेंगे, इस ए से हटा के इसको बी से ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो धारा का क्षय होने लग जाएगा और अनावेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब संधारित्र सी में अधिकतम आवेश क्यू नॉट एकत्रित हो जाता है तो ई तब मोर्स कुंजी के को छोड़ा जाता है, जिससे बैटरी एलसीआर परिपथ से अलग हो जाती है और संधारित्र का अनावेशन प्रतिरोध के से देना प्रारंभ हो जाता है। अनावेशन की स्थिति में क्या होता है, ई बराबर 0 होता है, सभी को पता है। ई बराबर क्या होता है फिर एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू अपॉन सी। तो एल डी आई अपॉन डी टी ये आ जाएगा, कुछ नहीं करना, ई की जगह 0 रखना है। आई की वैल्यू ये होती है, डी अपॉन डी टी की वैल्यू ये होती है, इन सभी की वैल्यू रखनी है और एल का भाग देना है और कुछ नहीं करना। आर अपॉन एल बराबर होता है 2R, 1 अपॉन एल सी बराबर होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ पे ये समीकरण आ जाएगी, कुछ नहीं करना। फिर क्यू की वैल्यू मान के चलेंगे, क्यू की वैल्यू वही पहले एक्स की वैल्यू मानी थी, अब क्यू की वही सेम वैल्यू है। क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहीं से डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी, यहीं से डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। वो समीकरण रख देंगे, फिर ई की पावर एल्फा टी की कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद में वही फिर एल्फा के 2 मान प्राप्त होंगे, ये रही एल्फा की 2 मान। ठीक है, यहाँ से वही समीकरण दोनों और ये आ जाएगी भी। और अभी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये एक तो समीकरण ये आ गई, ठीक है। और यानी इसमें फाइंड करने के लिए हमने ये माना था टी बराबर 0 पर क्यू बराबर क्यू नॉट, तो यहाँ पे रख देंगे, ये आ जाएगा। ये आ गई ए प्लस बी की वैल्यू है जी क्यू नॉट। अब क्या करेंगे भी, उस समीकरण का क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 2 है इसका टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो सभी को पता है ई की पावर एक्स टी का, यानी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, फिर एक्स टी है तो एक्स टी का टी का हो जाएगा 1, आगे एक्स आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें इसका कर दिया, फिर जो कॉमन आया कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। टी बराबर 0, आई बराबर 0 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए प्लस बी की, ए माइनस बी की, इसको सोल्व कर देंगे इस तरीके से, ये आ जाएगा। ए की वैल्यू ये आ जाएगी, ए की आ गई, बी की आ गई, ए की आ गई और ये आ जाएगी यहाँ से बी की वैल्यू, क्योंकि ए की आते ही आप और उसमें रखना है ए प्लस बी बराबर क्यू नॉट में, ये रख दिया। रखने के बाद में बी की आ जाएगी, बी की आते ही फिर वो दोनों समीकरण नंबर यानी ए की पावर एल्फा 1t प्लस बी की पावर एल्फा 2t ये रखनी है, बस रख देंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। और तीनों केस आ जाएंगे। जब आर बड़ा हो ओमेगा नोट से तो समय के साथ आवेश का मान कम हो जाता है और अंत में आवेश क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। जब आर बराबर ओमेगा नोट हो तब आवेश का मान शीघ्रता से कम हो जाता है, आर का मान ओमेगा नोट से छोटा हो तो आवेश का मान दोलनीय है, ठीक है। यही होता है अभी, ये वक्र हो गया अपना। अब आगे देख लेते हैं, छोटी सी परिभाषा है प्रतिबाधा की, वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती विभवांतर तथा धारा के परिपथों के अनुपात विभवांतर और धारा के मध्य कलांतर को लिखने पर प्राप्त संयुक्त राशि को क्या करते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है परिभाषा, ये आपको परिभाषा है, ये तो आपको याद ही करनी है, प्रवेश्यता क्या होती है, बस इतनी। ये यूनिट थी भी कंप्लीट है ये यूनिट, और इसका थोड़ा सा जो पार्ट रहता है वो 5th यूनिट के साथ मैंने करवा दिया था, ठीक है। तो ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो एक तो यूट्यूब पे आपको बताना होगा, कि हमें सर नोट्स चाहिए,
और ठीक है, इसमें LCR वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं अभी बता देता हूँ। और एक ये आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत था, सतंत्य समीकरण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ आया होगा। इतना पढ़ के चले जाइएगा, अच्छे से आपको पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।